कंसेप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वाले वीडियो में आज ही शुरू कर देंगे, जो है तुम लोगों का एवरेज एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट। ठीक है, और उसके रिलेटेड परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले तो देखो, हम छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। हर एक सवाल को बनाने का पैटर्न वगैरह ये सब तुम्हें आना चाहिए, सवाल को रीड ढंग से करते आना चाहिए। तो पहले एक बार हम लोग बहुत ही सिंपल टॉपिक से शुरू करते हैं, ताकि कल का जो हमने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी हो जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक एटम है, ठीक है, इस Cl का, तो इस Cl के एक एटम का आपको मास एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को तुम फ्रेम कर लेना नोट्स कॉपी में लिखते वक्त, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ Cl करके। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 2, इसमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है तुम्हें। एटॉमिक मास बताना है Cl का कितना होगा। और पॉइंट नंबर 3, तुम्हें यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास बताना है Cl का कितना होगा करके। तो अब इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो, तो कल हम लोगों ने बहुत ही ढंग से एक एक चीज़ मेरे हिसाब से मैंने बताई थी करके तुम्हें। अब लेट्स से कि याद है कि नहीं याद है करके। तो हम लोगों को ये बात तो पता है करके कि एक एटम जो होता है Cl का, मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को ही एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एक एटम के मास की अगर बात की जा रही है करके, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, अच्छा यहाँ पे रिलेटिव वर्ड लगा देना करके। ठीक है, हाँ, रिलेटिव मैं खा गई हूँ। तो एक एटम Cl का वजन बताओ कितना होगा, हमें पता है वैसे उसका 35.5 होता है। तो एक एटम Cl का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास को लिखते वक्त वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, AMU। जब मैं रिलेटिव की बात कर रही हूँ, तो रिलेटिव का मतलब तुम जानते हो रिलेटिव क्या होता है, कि जितना भी आपका एटॉमिक मास आया है, ठीक है, उस एटॉमिक मास को आपको डिवाइड करना रहता है आपके रेफरेंस से। और रेफरेंस यानी कि स्टैंडर्ड हम किसको लेते हैं, 1/12 ऑफ दी मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये लेते हैं। तो यानी कि ये वाली चीज़ इनडायरेक्टली कुछ और नहीं बल्कि तुम लोगों का AMU ही है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1 AMU, तो AMU कट जाएगा और यहाँ से इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा 35.5। फिर वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछा है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास की अगर डेफिनेशन तुम्हें पता हो, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि अगर आपके पास Cl के Na एटम्स होते तो Na एटम्स का मास कितना होता। तो हम लोगों ने कल ही एक कंक्लूजन निकाल के रखा है कि एक्चुअल में वो क्या आता है, वही आंसर आता है, यानी कि 35.5 ही आएगा, बस यूनिट चेंज होके क्या लिख दोगे वहाँ पे, ग्राम करके। ठीक है, बराबर है। तो उसी चीज़ को हम लोग, इस चीज़ को मैं कैसे लिख रही हूँ डायरेक्ट, मैंने कल एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो फिर उसको देखो वापस से, और अगर फिर भी नहीं समझे तो मुझे बताओ कि ये पार्ट में दिक्कत है करके, फिर मैं उसको तुम्हें बताती हूँ अलग से। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसी के जैसा यहाँ पे हम लोग उठा लेते हैं। जैसे तुमसे अगेन यही पूछा गया कि अगर आपके पास वन एटम, ठीक है, होता किसका, S का, तो बताओ उसका मास कितना होगा। और उसके बाद फिर तुम्हें ये बताना है कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, और उसके बाद उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक एटम S का है यानी कि 32 AMU, और रिलेटिव की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो हो गया होगा 32, और अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ तो 32 ग्राम करके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। अब मैं पहले बहुत ही बेसिक इलस्ट्रेशन ले रही हूँ। ठीक है, मैं एकदम से वो आपके हाई उसमें नहीं जा रही हूँ, नहीं तो तुम लोग उड़ ही जाओगे सीधा करके। वैसे तो तुम कैच कर लोगे तुम दोनों, मुझे ये बात अच्छे से पता है करके, लेकिन फिर भी चीज़ ऐसा लगता है कि बेसिक से शुरुआत करो तो मेरे हिसाब से चीज़ें अच्छी स्मूथ रन जाती हैं। अच्छा, अब उसके बाद जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 आपको कैलकुलेट करना है, ये तुम्हारे पास पहला सवाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये आ जाएगा, व्हाट इज़ दी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है, अगर एक एटम के बारे में बात हो रही है तो। फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये बताना है। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 63, तो ये 63 AMU। हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने आते हैं, 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कम से कम जो आपके एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लो। और इस वैसे भी मोल कंसेप्ट में जो चैप्टर करते करते
तुम्हारे पास कुछ ऐसे स्टैंडर्ड लोग मिलेंगे तुम्हें, जैसे HNO3 मिलेगा, H2O मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, शुगर मिलेगा, कि अपने आप उन लोगों के मॉलिक्यूलर मास कैसे याद हो ही जाता है। अच्छा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वही होगा, बस हम लोग यूनिट नहीं लगाएंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में वहाँ पे यूनिट आ जाएगी 63 ग्राम करके। ठीक है, तो क्लियर है। तो यही सेम क्वेश्चन तुम लोग एक बार खुद कर लेना, बस फ़र्क मैं इतना कर रही हूँ कि HNO3 को रिप्लेस करके अगर वहाँ H2SO4 कर लेते हैं, तो चलो कर ही लेते हैं सॉल्व। तो H2SO4 का होता है 98 AMU। अगर इसी चीज़ का मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास H2SO4 का कैलकुलेट करने को दिया जाए तो वो हो जाएगा 98, और अगर मुझे ग्राम, अच्छा यहाँ पे मॉलिक्यूलर आएगा, सॉरी, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 98 ग्राम करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कब ग्राम लगाना है, कब AMU लगाना है, कब यूनिट नहीं लगानी है, इन सारी चीज़ों में अब अपन कंफर्टेबल हैं करके इसको हम लोग ईजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं। हम लोगों ने कल कुछ 2 फॉर्मूले से डिराइव किए थे। मैंने अगेन कहा था कि फॉर्मूले किस तरीके से डिराइव हो रहे हैं उस बात को अगर तुम इग्नोर कर दो और सिंपल अगर तुम्हें फॉर्मूला भी याद है तो वो बहुत मैटर करता है करके। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मैंने एक्चुअल में बहुत ही मतलब कह सकते लेट अपने सेशन की शुरुआत की थी। तो जब मैं वहाँ एंटर हुई तो मुझे एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कुछ दिमाग से सिर्फ ऊपर से घुस रही थी करके, कि अच्छा ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है करके। तो उसमें जब मैं ये पीछे के चैप्टर्स पढ़ना मतलब शीट्स वगैरह के थ्रू खुद मैंने शुरू किया, तो उसमें ये मैं देख रही थी करके कि अच्छा ये कैसे आया, ये कैसे आया करके। तो तुम यकीन नहीं करोगे कि जो मेरा हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था जिसमें बैच शफल होने वाली थी करके, तो उस टाइम पे फिज़िक्स में तो मैंने 0 स्कोर किया था करके, क्योंकि फिज़िक्स तो कुछ जम ही नहीं रही थी। जहाँ मैं पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करती वो एक्चुअल में भाग जाते थे 4th चैप्टर में, तो मैं कवर ही नहीं कर पा रही थी उसके बाद। लेकिन हाँ, मैथ्स मेरा अच्छा खासा था, केमिस्ट्री अच्छा खासा था, और मैं इसी चैप्टर मोल कंसेप्ट पे ही हुआ था हमारा पहला टेस्ट। तो एक्चुअल में मोल कंसेप्ट उसमें था और एटॉमिक स्ट्रक्चर था, तो उसमें जितने भी वहाँ थे उनमें एक्चुअली मुझे हाईएस्ट आए थे केमिस्ट्री में करके, इवन इतना लेट सेशन ज्वाइन करने के बाद भी। तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ करके कि आपको कैसा डिराइव कैसे हुआ है मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैंने उस वक्त पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसको ऐसा किया था, देखो कि अच्छा ये ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे। फिर बाद में कैसा जितना मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती गई तो मुझे अपने आप वो हाथ में आ गया कि अच्छा ये चीज़ ऐसी आई थी मतलब करके। तो बात ऐसी है कि अगर आपको एटलीस्ट फॉर्मूला भी याद है ना तो कम से कम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर तो निकाल लोगे। बट अगेन मेंस में या फिर नीट में या कोई भी तुम अच्छा एंट्रेंस एग्जाम लो, उसमें ऐसे सवाल नहीं आते कि आपने से वैल्यूज पुट किया और आपका आंसर आ गया। बुद्धि की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बैक टू अवर वर्क। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि पहला फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया था। देखो, पहला फॉर्मूला हमने जो वहाँ से पढ़ा था वो हम लोगों ने कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में निकालने के लिए पढ़ा था करके, कि अगर आपके पास आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। जिस भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको डिवाइड करना रहेगा Na से। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम भले ही याद रख लो, बट मैं एक्चुअल में इस तरीके से करती हूँ, बहुत कम इसको यूज़। मेरे पास एक सेकेंड तरीका भी है जिसको मैं एक न्यूमेरिकल की तरीके से इलस्ट्रेट करूँगी, वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं रिस्क फ्री मतलब करना काम रखना पसंद करती हूँ, अपने आप को सेफ गेम खेलती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि करके कि अच्छा ये फटफट करने के चक्कर में कुछ मिस्टेक मैं कर बैठूँ, वैसा नहीं। का मतलब स्लो करो और उसमें थोड़ा दूसरी टेक्निक से करो, बच्चों वाली भले ही वो रहे, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। मैं लेकिन तुम्हें दोनों ही टेक्निक्स बताऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं इससे कर नहीं सकती, बट मैं एग्जाम में सेफ गेम खेलना पसंद करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा दूसरी टेक्निक अगेन देखो, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को लेकर की थी। तो नंबर ऑफ मोल्स सेक्शन में क्या था, आपको वहाँ पे मास, और जो मास किस में होना चाहिए हम लोगों के ग्राम में, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या रखते थे उसका, अगर एटम की बात कर रही हूँ तो ग्राम एटॉमिक मास रखोगे, और अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिखा तो ऐसे ही आता है, लिखा तो एक्चुअली होता कैसा है कि बाद में हम लोग उसको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास लिखने शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोगों को, अब आगे क्या करना है। अच्छा, अब इसमें बस एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एन एटम, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, इट कैन बी एन आयन, ठीक है, या फिर इट कैन बी एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये कुछ भी हो सकता है, उस पर तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए करके। अच्छा, अब आते हैं हम लोगों के इलस्ट्रेशन पे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5
इसमें तुमसे मैंने कहा है, क्वेश्चन लिखता देती हूँ। अ पीस ऑफ कॉपर, आपके पास एक कॉपर का पीस है जिसमें मतलब कंटेन्स, यहाँ पे बोल रहा है 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स, ठीक है। और क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मोल्स, ध्यान देना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कॉपर एटम डज इट कंटेन, मतलब कॉपर एटम्स में कितने उसके मोल हैं, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले कैसा, क्वेश्चन के अंदर से उसका गिवन एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए और उसका आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए टू फाइंड। तो अगर इस क्वेश्चन के गिवन पार्ट में आऊँ तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितने हैं, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स मेरे सैंपल में है 6.022 इंटू 10 कितना 24, वो 29 लग रहा है बट वो 29 नहीं है एटम्स। और उसके बाद यहाँ पे मुझे फाइंड ये करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पता है कि अगर नंबर ऑफ कॉपर एटम्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको सिंपली उसको Na से डिवाइड कर देना है। तो अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो इस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻24 को हम डिवाइड करेंगे Na से, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 कितना 23। तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका कट गया, ठीक है। और 10⁻24 को अगर मैं 10⁻23 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से कितना आ गया 10। तो मेरे पास कितने मोल्स हैं वहाँ पे सैंपल में 10 मोल्स हैं करके, ठीक है, बराबर है, कोई इसमें इश्यू। तो ये वाली चीज़ बननी चाहिए थी। अच्छा अब आ जाते हैं जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है कि 5 मोल्स ऑफ आपका CO2 आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे इस बार मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है ना कि एटम के बारे में बात हो रही है। इन अ सैंपल, कोई एक सैंपल है हमारे पास और उस सैंपल में CO2 के 5 मोल्स प्रेजेंट हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर देयर। तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन दी सैंपल करके, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया था कि वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका एटम भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट CO2 एंड CO2 इज अ मॉलिक्यूल, है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर कह सकते हो असेंबली ऑफ एटम्स, राइट। तो ऐसे में यहाँ पे अगर क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मतलब कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बल्कि कुछ और नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यही तुम्हें फाइंड करने हैं। और यहाँ पे तुम्हें मोल्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 5। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं Na के साथ। तो इस बार मोल्स हमारे पास 5 है, Na वहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया तो ये 5 टाइम्स ऑफ Na, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तुम चाहो तो Na की वैल्यू डालकर वहाँ पे आंसर आप निकाल सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर Na के टर्म्स में भी छोड़ सकते हो, डिपेंड कि ऑप्शन में करके क्या दिया हुआ है करके, ठीक है। क्लियर वाली चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेकेंड फॉर्मूले को थोड़ा सा यूज़ करते हैं। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कितने बच्चों वाले सवाल है करके, तो बहुत ही इजी हैं। तो रियली ये बहुत बच्चों वाले सवाल हैं, बहुत ही इजी है। आप अचानक से तो टफ सवाल में कूदते नहीं हो ना, धीरे धीरे अपने कदम रखते हो, राइट। तो ये धीरे धीरे हम लोग बेबी स्टेप्स ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, फिर धीरे धीरे उसको हम इंक्रीज़ कर लेंगे। तो मैं शीट दूंगी मैं आज रात को ही, कल उसको सॉल्व करना और उसके आंसर्स भी मैं शेयर करूँगी। फिर उसमें तुम देखो कि कितना तुम्हारा इसी बेसिक सवालों में सही होता है करके, ठीक है। होप्स हो कि अच्छे से अच्छा सही होना चाहिए, मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो देखो क्वेश्चन ये बोला है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ SO2। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस बार आपको 5 मोल्स, पहले तो अपन ने अपना गिवन एक्सट्रैक्ट कर लिया, तुम्हें एक केमिकल का नाम दिख रहा है, मतलब एक कंपाउंड दिख रहा है, तो फटाफट पहले उस कंपाउंड का आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप मॉलिक्यूलर मास भी बोलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, GMM भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ पे S का कितना हो जाता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32, यानी कि टोटल आएगा 64। और यूनिट से हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास मोल्स आ गया और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को कहा गया है मास। तो याद करो हम लोगों का सेकेंड फॉर्मूला क्या था, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन में क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
तो मोल्स की जगह यहाँ 5 पुट हो जाएगा। मास एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ आ गया 64। तो अगर तुम कैलकुलेट कर लोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना, 320 ग्राम। तो इस टाइप के बच्चों वाले सवाल आ सकते हैं कि मास दिया है, मोलर मास दिया है, मोल्स निकालो। मतलब टोटल आपके पास 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से वो कुछ भी तुम्हारे को अननोन कर देगा और आपको 2 वेरिएबल गिवन करेगा। ठीक है, तो वो उस टाइप के पैटर्न के सवाल। तो ये तो बहुत ही चुनमुन से एकदम प्यारे प्यारे से थे। अच्छा, एक और हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब जैसे अगर मैंने सवाल दिया है कि आपके पास 88 ग्राम का CO2 है, ये पार्ट आपको मैंने गिवन दिया है। अब इस 88 ग्राम में तुम्हें 2 चीज़ें एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है। पहला कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे कितनी है, ये हो गया तुम्हारा पहला। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है, वो ये फाइंड करनी है कि व्हाट विल बी दी मास। ठीक है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ, मतलब ये अलग ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको इसमें नहीं डालते। मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ H3PO4। H3PO4 को हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब से इसके साथ फेमिलियर हो जाओ। अभी से सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह थे, वैसे ही आपका फॉस्फोरिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, P डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि अचानक से मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक क्यों डाल दी बीच में फिजिकल के। तो देखो, जब भी ना मेरी आदत है कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, चाहे वो आपके फिजिकल में हो या फिर आपके ऑर्गेनिक पढ़ते हो, तो उस इनऑर्गेनिक वाली चीज़ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो तुरंत कैसा मैं अपने माइंड में रिकॉल कर लेती हूँ। तो इससे इनऑर्गेनिक मेरी दिन ब दिन वो मेरे दिमाग में याद होती जाती है। तो फिलहाल मैंने H3PO4 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, जैसे तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना नहीं आता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन हाँ, तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ H+ आयंस, अगर मान लेते हैं H3PO4 से मैं बोलूँगी कि तुम्हें इस अपने H+ आयंस निकालने हैं वाटर में डिजोल्व करने के बाद, तो नंबर ऑफ H+ आयंस ये कितने दे सकता है। तो ये नंबर ऑफ H+ आयंस 1 भी दे सकता है ना, 2 भी दे सकता है, ये 3 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो ऐसे केस में हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ H+ आयंस यहाँ पे कितने हैं, इसके 1, 2 या फिर 3। तो इसी चीज़ को एक्चुअल में हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। तो व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 करके, बट मैक्सिमम ये कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, रेडॉक्स में ये टर्म आएगा आप लोगों के पास, बेसिसिटी। ओके, तो ये मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 88 ग्राम ऑफ CO2 में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं। ठीक है, और बस फटाफट फाइंड कर लेते हैं इस वाले आंसर को। तो देखो क्या हो जाएगा, 88 ग्राम CO2, तो यानी कि आपको वहाँ पे वो दिया हुआ है मास। तो मास कितना दिया है, 88 ग्राम। ठीक है, और CO2 क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का है 44 ग्राम्स। तो ऐसे में अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हो, तो मोल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास, बताओ। ठीक है, ये चीज़ आएगी 88 डिवाइडेड बाय आपके पास 44, दिस विल कम आउट टू बी 2। बस ख़त्म। ठीक है, ये वाली चीज़ तो ये किस तरीके से आया समझ रहे हो। ठीक है, ये आया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने इस सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में तुम्हें बोला है 10 मोल्स दिए हैं और तुमसे पूछ रहा है मास। तो ऑब्वियस है तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के नाम पे देखो 3 हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का कितना ले लोगे बताओ, याद होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 31, और ऑक्सीजन अगर आपने 6 मतलब 4 ले लिया तो ये हो गया 64। तो इस चीज़ को तुम ऐड कर लो, तो ये यहाँ पे ये वाली चीज़ कितनी निकल कर आ जानी है आपकी, ये आ जाएगा 98। अब ये 98 कहीं सुना सुना लग रहा है क्या, ये H2SO4 का भी होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। ठीक है, तो ये हो गया 98 ग्राम्स हमारे पास। अब अगर मुझे यहाँ से मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में GMM, तो यहाँ से जब मैं मोल्स की जगह डालूंगी 10 और मास क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है और GMM में 98, तो देयरफॉर यहाँ से मास की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 980 ग्राम्स करके। ठीक है, तो ये तुम्हारा मास निकल कर आ गया। तो ये हो गया आपके पास बहुत ही बेसिक सवाल। ठीक है,
तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई भी अभी तक तकलीफ़ होगी। इन केस अगर तकलीफ़ है भी, जो कि मेरे को नहीं लगता, एकदम नहीं लगता है, तो वाली चीज़ को कैसा मुझे बताओ, कल अपन ठीक करते हैं उसको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से नंबर ऑफ सवालों की तरफ। तो देखो, अब सवाल एक और तुम्हें दिया जा रहा है। अब यहाँ से ना चीज़ों को कैच करना शुरू करना। अगर कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो उस कैलकुलेशन को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी, कैलसी से निकाल के कर लेना कितना आती है एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ आपका ये C6H12O6। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला इलस्ट्रेशन अब मैं सिखा रही हूँ, इसको एकदम फोकस के साथ पहले सीखना। 0.35 मोल आपको गिवन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो दिया है ये कौन है, ये जो चीज़ हमें गिवन दी है, ये गिवन पार्ट हमारा एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस फॉर्मूले को कंसिडर करूं, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को, कहाँ गया ये फर्स्ट वाला, कि मोल्स दिए हुए हैं, Na से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एटम आ जाएगा। इसको मैक्सिमम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इसको ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन में आपको कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे तुम इस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस केस में मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हमारा कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है। अगर हमारा कंपाउंड एक एटम होता, लेट से कॉपर, लेट से हीलियम, ठीक है, तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स यूज़ करते हैं। हमारा कंपाउंड क्योंकि मॉलिक्यूल है, तो वहाँ से हम लोग अगर लेट से मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, 0.35 Na वैल्यू मैं पुट नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर आपके पास C6H12O6 का सैंपल है 0.35 मोल का, तो उसके अंदर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.35 Na टाइम्स आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन एटम, फिलहाल कार्बन वर्ड को भी भूल जाओ। तुमसे अगर से क्वेश्चन में इतना पूछा जाता कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो, बट निकाला तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं। क्यों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्यों निकाला, यहाँ पे मैंने एटम क्यों नहीं पुट किया, मैं पुट नहीं कर सकती ना, मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि गिवन चीज़ मुझे मॉलिक्यूल दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही पुट होगा। तो ऐसे में अब मुझे एटम निकालना है। समस्या, कोई समस्या नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ध्यान देते हैं। अगर आपके पास इस पे फोकस करना, ठीक है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है, एक। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल एक है तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, टोटल एटम्स की बात कर रही हूँ। मैंने क्या कहा है, कुछ देर के लिए कार्बन को भूल जाओ, टेक्निक सीखो। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताओ, तो देखो गिनो जरा कितने हैं, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो रहे हैं वहाँ पे, 24। एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स है टोटल। तो अगर मान लेते हैं आपके पास, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस बार कितने हैं, 0.35 Na। तो 0.35 Na मॉलिक्यूल्स अगर लोगे तो बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 0.35 मल्टीप्लाई बाय आपका वहाँ पे कितना हो गया, 24। तो इस वाली चीज़ को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 24 ये आता है लगभग तुम्हारे 8.4 के आसपास, ठीक है। तो ये आएगा 8.4 Na। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। समझे मैंने कैसे निकाला है, क्योंकि गिवन क्वेश्चन पहले कंपाउंड था, तो कंपाउंड से हमने मॉलिक्यूल्स निकाले और मॉलिक्यूल्स से फिर हमने क्या निकाला है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ एटम। सिंपल यूनिटरी मेथड, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछता तो ये मेरा सवाल इसी स्टेप पे रुक जाता, लेकिन ये भी बहुत शैतान है। इसने मुझसे पूछा है कार्बन एटम्स बताओ। इसको टोटल एटम्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स की संख्या कितनी होगी ये बतानी है। तो हम लोग यही करेंगे, सेम यही टेक्निक। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल का कॉलम क्रिएट किया है, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जो मैं नंबर ऑफ एटम्स ले रही हूँ उसे नंबर ऑफ मुझे कार्बन एटम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने हैं, देखो आपके C6H12 में 6 हैं। तो अगर आपके पास 0.35 Na को मैं अगर लूँगी तो बताओ वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे।
तो यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकल कर आ रहे हैं 0.35 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 2.1 Na एटम्स ये है। तो इस तरीके से अगर हाइड्रोजन पूछता तो तुम हाइड्रोजन के भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन पूछता तो ऑक्सीजन के भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो कैसे करना है? ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो क्या है इसमें। अभी तुम्हें मैंने दिया है कि आपके पास टू, मतलब पहले क्वेश्चन में लिख देती हूँ करके, ठीक है। कैलकुलेट द मास इन ग्राम। ओके, मास निकालना है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऑफ 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अगर आपके पास CO2 के 2Na मॉलिक्यूल्स होंगे तो तुम्हें वहाँ पे मास कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन में ना गिवन उसका एक्सट्रैक्ट करना सीखो। तो अगर आपको CO2 गिवन है तो CO2 का तुरंत तुम्हें ग्राम यानी कि GMM निकाल लेना चाहिए, जो कि आ गया 44 ग्राम। अब ये 2Na मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स बोलता तो एक इंसान हो सकता है कंफ्यूज होकर एटम रख लेता, लेकिन कंफ्यूज होने की फिर भी कोई बात नहीं है। CO2 है मतलब वो मॉलिक्यूल ही होता, लेकिन यहाँ पे तो चीख चीख के बोल रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बात पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कितने, 2 टाइम्स ऑफ Na। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मास, राइट। तो अभी मास के बारे में भूल जाओ, हमने 2 ही फॉर्मूले पढ़े। तो अगर मान लेते हैं मैं पहले वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँ और पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोल्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के जगह पे आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। तो मुझे उसको डिवाइड करना चाहिए एवोगैड्रो नंबर से। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाता है, मोल्स की संख्या आ जाती है कितनी, 2। ठीक है, 2 मोल्स है हम लोगों के पास। अब लेकिन मुझे मोल्स तो पूछा नहीं है, मास। क्या तुम मोल से मास नहीं निकाल सकते? ये जो तुम्हें छोटे छोटे एकदम बेबी वाले सवाल करवाए थे, ये बेबीज़ वाले सवाल इसीलिए करवाए थे ताकि जब तुम्हें मोल से मास निकालने को बोला जाए तब तुम्हारा दिमाग कैसे तुरंत दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो यस वी नो हाउ टू कैलकुलेट मोल्स फ्रॉम, या वी नो हाउ टू कैलकुलेट मास फ्रॉम मोल्स। तो मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी कि GMM। तो मोल्स है 2 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये वाली चीज़ है तुम्हारे पास, CO2 की बात हो रही है यानी कि 44। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन में मास कितना निकल के आया, 88 ग्राम करके। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस। किस तरीके से मैंने किया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा एक अच्छा सवाल लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को वैसे तुम ना वीडियो पॉज करके खुद ही करने की कोशिश करना, सवाल क्योंकि अच्छा है। ये क्वेश्चन आप कहीं भी चले जाओ, ये क्वेश्चन हर जगह सिखाया जाता है। हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है, इट वुड टेक टू स्पेंड। मैंने इवन ये क्वेश्चन ना 9th में जब ये रोनित वगैरह को दिया था ये करने के लिए, और उनमें से किसी ने शायद निकाला भी था, आइडिया तो मुझे याद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने उन लोगों को दी थी उस वक्त भी, तो उन लोगों ने उसको कैलकुलेट किया था। तो ये ऐसा कोई सवाल नहीं है कि 11th स्टैंडर्ड का इंसान इसे करेगा। एक जो नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स जिसको आती है, सादा डिवीजन, कि अगर एक पेंसिल 2 रुपए की तो बताओ ये पेंसिल कितने की, वो वैसा वाला सवाल है ये। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में Na लिख दिया है। ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर तुम जाओगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर लिखा रहा मिलेगा। ठीक है, बट वी नो दैट Na इज एवोगैड्रो नंबर। सो पहले सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल देखो है क्या। तुम्हें ये बोल रहे हैं कितने साल लगेंगे तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए। अच्छी बात है, कितने पैसे खर्च करने हैं वो तो बताओ। आपको एनी नंबर ऑफ रुपीज़ खर्च करने हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव वो कितनी है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे पास अभी फ़िलहाल है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर यानी कि क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने रुपीज़ आपके पास हैं। बाप रे, बहुत ज़्यादा हो गए। और उसको बोल रहा है कि इसको खर्च करने की रेट है 1 मिलियन रुपीज़। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेट। ठीक है, फिजिक्स के प्राणी हो, बेसिक मोशन तो पढ़ा ही होगा 9th स्टैंडर्ड में। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट। एक्सलरेशन को कैसे डिफाइन करता है, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और लेट्स से अगर नहीं भी पढ़े हो या नहीं भी याद है तो अभी फिर से ये तुम्हारे बेसिक फिजिक्स में आएगा वाला पार्ट। तो रेट है इसका 1 मिलियन रुपीज़। 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6 रुपीज़, यानी कि मैं यहाँ पर जो पैसे हैं वो 10⁻6 रुपीज़ मैं खर्च करती हूँ। लेकिन कितने समय में ये तो बताएं। तो रेट हमेशा सेकंड में होता है, तो यानी कि 1 सेकंड में अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैंने इतने पैसे खर्च किए।
अब लेकिन क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि मैंने कितने ईयर्स में खर्च किए। तो अगर मैं ₹10⁶ 1 सेकेंड में खर्च करती हूँ, तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि तुमने 1 मिनट में कितने खर्च किए, तो 1 मिनट में हम लोग इसमें कितना अमाउंट खर्च कर देंगे बताओ। 1 मिनट के लिए ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 1 मिनट के लिए हो जाएगी 60, 1 घंटे के लिए हो जाएगी अगेन 60, और टोटल 365, मतलब एक दिन के लिए 24 और 1 साल के लिए 365 ईयर्स। समझ गए होगे ये इंटर कन्वर्जन कैसे किया गया है। अब अगर तुमसे ये बोला जाए कि बताओ कि आपको कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स लगे, तो सिंपल है, जितने आपके पास रुपीज़ हैं, हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ रुपीज़ हैं, उन एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ रुपीज़ को अपने इस रेट से डिवाइड कर दो। तो रेट कितना है, 10⁶ 60 इंटू 60 यानी कि 3600, और इंटू 24 इंटू 365। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेशन की है, मुझे इसका इवन आंसर तक पता हुआ है अभी तक। तो ये आता है 19.098 इंटू 10⁹ ईयर्स, ये आता है इसका आंसर। याद रखना, देखो मोल कंसेप्ट चैप्टर ना बहुत इजी है, बस इसमें ना तुम्हें अगर कोई चीज़ बेकार लगेगी ना तो कैलकुलेशंस है। भले ही तुम्हारी कैलकुलेशंस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इंसान को ना चिढ़ मच जाती है करके कि अरे यार अभी इतनी सारी कैलकुलेशंस करवा रहा है, ठीक है। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट सवाल क्या दिया है आपको। मैंने तुमसे बोला है कि तुम्हें कैलकुलेट करना है, ओके, क्या कैलकुलेट करना है उससे बातचीत करते हैं कि नंबर ऑफ Cl- आयंस आपके पास कितने हैं एंड नंबर ऑफ Ca2+ आयंस आपके पास कितने हैं इन 222 ग्राम ऑफ CaCl2। अभी CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड इतना पसंदीदा मेरा है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 111 ग्राम होता है, ठीक है, ये इतना अच्छा है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड हम लोगों को पता था, हमने उसको 111 ग्राम कर दिया। अब आपको नंबर ऑफ Cl- पता करने हैं। तो अब तुम यहाँ पे आ जाओ, क्या तुम्हें अपना फॉर्मूला नंबर 1 पता है? देखा आते हैं कहाँ है फॉर्मूला नंबर 1, ये देखो, ये फॉर्मूला नंबर 1 आ गया होगा हमारा टॉप पे ही। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो मैंने क्या लिखा है बाजू में, एटम लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है, आयन लिखा है, इलेक्ट्रॉन लिखा है, प्रोटॉन लिखा है, ठीक है, यानी कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। तो इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आयंस यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स तो पता होने चाहिए। अब जिस क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए ही नहीं है। फिर अब क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए तो कोई इशू नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, बट नंबर ऑफ मोल्स को निकालने की इन्फॉर्मेशन तो दी है 222 ग्राम। तो अब बताओ 222 ग्राम उसका मास है और 111 ग्राम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ से मोल्स कितने आए होंगे, मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आए होंगे 2, ठीक है। ये आ गए आपके 2 मोल्स। अभी यहाँ पे 2 मोल्स तो मेरे पास क्रिएट हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पे बस ये बताना है कि मेरे पास कितने Cl- आयंस हैं, या फिर मेरे पास कितने क्या कह सकते हो आप, Ca2+ आयंस है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। मैं तो यूनिटरी मेथड ही लगा रही हूँ यहाँ पे। जब आपके पास इमेजिन करो एक CaCl2 होता था, तो एक CaCl2 के अंदर से अगर मैं पूछूं कि कितने Ca2+ तुम क्रिएट कर सकते हो, तो एक Ca2+ क्रिएट करते थे। लेकिन अभी तुम्हारे पास 2 CaCl2 हैं, तो वहाँ से आपके पास कितने Ca2+ क्रिएट होंगे, 2 Ca2+ क्रिएट होंगे। लेकिन इसका आंसर कई लोग लिख के आ जाएंगे 2, तो इसका आंसर देखो 2 नहीं लिखना है। क्यों? हमें ये बात पता है कि मोल्स हैं, आपको नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मोल्स क्योंकि 2 है, तो देयरफॉर यहाँ से नंबर ऑफ आयंस आपके निकल कर कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ Na। कौन से वाले आयंस की मैं बात कर रही हूँ, Ca2+ आयंस की, ठीक है। क्लियर है वाली चीज़, कोई इसमें तकलीफ कि क्या दिया है करके कुछ ऐसा कन्फ्यूजन वाला पार्ट तो नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर अगेन, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो 2 इस ये वाला 2 यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये वाला 2 यूज़ नहीं किया है, कन्फ्यूज़ मत होना, मैंने ये वाला 2 यूज़ किया है। ये वाला 2 मैं क्यों यूज़ करूँगी, ये जो 2 निकला है ये तो मोल्स किसके निकले, CaCl2 के निकले ना। पूछ तो वो सी के बारे में रहा है, तो मेरे को कौन सा 2 रखना है कि आपको एक्चुअल में कितने Ca2+ ऑब्टेन हो रहे हैं। सेम वही काम हम लोग क्लोरीन के साथ करते हैं। जब आपके पास एक CaCl2 था, तो उस एक CaCl2 से कितने क्लोरीन आयंस निकलते थे, 2 क्लोरीन आयंस। नाउ आपके पास कितने मोल्स हैं CaCl2 के, हमारे पास 2 मोल्स हैं CaCl2 के। इसको मैं ना येलो से मार्क करती हूँ ताकि समझे कि ये कौन सा वाला 2 है।
ये मोल्स वाला CaCl2 है। तो जब ये CaCl2 का आप ब्रेक करोगे तो अब कितने निकलेंगे, अब 4 Cl नेगेटिव आयंस निकलेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस आपके पास कितने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस आपके पास कितने हैं ये पता लगाने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास Cl नेगेटिव के मोल्स कितने हैं। तो ये है हमारे पास Cl नेगेटिव के मोल्स जो कि हैं 4। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Na। तो जो हम लोग वेट और मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करके मोल्स निकालते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर एटम या उस पर्टिकुलर कंपाउंड का होता है, वो कभी भी किसी आयन का या फिर किसी मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या चार्ज का नहीं होता है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि वहाँ पे आपके उस आयन्स के कितने मोल्स हैं, तो कैसे क्या करो, यूनिटरी मेथड फॉलो किया करो कि 1 मोल अगर होता तो उसके अंदर से इतने आयन्स क्रिएट होते, बट अभी तो हमारे पास 2 मोल्स हैं तो कितने क्रिएट हुए हैं, इतने। फिर उसके बेसिस पे आगे कैलकुलेशन बढ़ाना करके, ठीक है। अभी इस वाले इलस्ट्रेशन को थोड़ा जो अपन ने ऊपर प्रीवियसली किया है इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। अगर कहीं अटको तो बार बार चीज़ों को समझना। अच्छा, अब आगे आते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर इन, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। 5.23 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूँ तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180, ठीक है। और जो शक्कर होती है यानी कि C12H22O11 उसका मास होता है 342, ठीक है। ये डाटास मुझे याद ही हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, इतने बार इसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ऑलमोस्ट अभी को याद हो जाते हैं जो इतनी बार इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी आपको मास दिया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो तेज़ी से सबसे पहले वहाँ से मोल्स निकालो और भागो। तो 5.23 डिवाइडेड बाय 180। अच्छा, बस एक बात का ना ध्यान रखना, जो ये टॉप पे यूज़ करते हो ना ये हमेशा ग्राम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे जो हम लोग ये GMM यूज़ करते हैं ये भी ग्राम में होता है, ताकि मोल आपकी फिर क्या हो जाती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका जो भी डिवीजन तुम्हारे पास आएगा, मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर मोल्स निकल गए, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करने थे। तो अगेन फॉर्मूला नंबर 1, मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह क्या यूज़ किया जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय कितना, Na, ठीक है। तो अभी मोल्स कितना है आपके पास, 5.23 अपॉन 180, ये Na मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ से आपको निकल के आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर लेना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेना, चाहो तो Na की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। बट फिलहाल कैसा है, हम लोग ना सीख रहे हैं, पैटर्न सीख रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब कोई पैटर्न तुम सीख रहे हो तो तुम क्या कैलकुलेशन सीखना चाहते हो क्या, कि Na मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ये चेक करो। इतना तो तुम्हें आता ही है, 5.23 को 6.022 से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कर लोगे। तो जब तुम्हारे पास एक्चुअल क्वेश्चंस आए, शीट में आए, वहाँ पे जब ऑप्शंस हो, तो उस वक्त कैसे कैलकुलेशन करवा के अपने आंसर मैच कराने के लिए कैलकुलेशन करना। अभी क्या नीड है कैलकुलेशन करने की, सिर्फ समय की बर्बादी और कुछ भी नहीं हाथ आएगा करके, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। इवन अभी तुम्हें भी मैं कैलकुलेशन नहीं करना सजेस्ट करूँगी, हाँ। बट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता है तो फिर कर लेना, फिर उससे कम से कम मल्टीप्लाई डिवाइड सीख जाओगे तुम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अपने नेक्स्ट वाले सवाल में। तो नेक्स्ट वाला सवाल देखो किस तरीके से है। ये वाला सवाल तुम्हारा अच्छा है, जैसे मैंने अभी इसके ऊपर वाला बताया ना वैसा ही है, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं बोल सकती बट लॉजिक वैसा ही रहेगा कुछ। क्वेश्चन आपके पास ये है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर आर रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर कैपिटल S रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स, टू प्रोड्यूस आपका 10 मोल्स एंड 10 ग्राम ऑफ H2SO4, ये लो, ठीक है। अब सवाल को ध्यान से समझेंगे, केमिस्ट्री में वो भी स्पेशली मोल कंसेप्ट में आपको उसकी लैंग्वेज और उसकी फीलिंग समझने की नीड है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है करके, ओके। देखो अब सवाल कैसा है, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है, इस सामने वाले पार्ट को भूल जाओ, प्रोड्यूस से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। बोल रहा है तुम्हें 10 मोल्स और 10 ग्राम H2SO4 प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यानी कि 10 मोल अलग है और 10 ग्राम अलग है। ऐसा नहीं है कि 10 मोल और 10 ग्राम H2SO4 10 मोल भी होनी चाहिए
और 10 ग्राम भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज आपको क्रैक करनी होगी कि क्या पूछा जा रहा है। तो यानी कि आपको सल्फ़र कितना ग्राम लगेगा ताकि तुम 10 मोल्स के वहाँ से H2SO4 क्रिएट कर सको, ये आपका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि सल्फ़र कितना ग्राम हमें लेना चाहिए ताकि हम वहाँ से 10 ग्राम का H2SO4 क्रिएट कर सकें, ठीक है। होप्सो कि सवाल तुम्हें समझ में आ गया है करके, ठीक है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, H2SO4 का अगर मैं एक मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ, आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री आपको यूनिटरी मेथड से मोल कंसेप्ट में सॉल्व करनी रहेगी। अभी अगर मान लेते हैं हम लोगों ने आपका एक मॉलिक्यूल मैंने H2SO4 का लिया, तुम्हें इस एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में कितने सल्फ़र दिख रहे हैं? मेरे को तो एक ही दिख रहा है, ठीक है। अब एक सल्फ़र यानी कि कितना ग्राम? 32 ग्राम। तो एक H2SO4 का मोल क्रिएट करने में मुझे 32 ग्राम सल्फ़र लगता था, समझ रहे हो। तो अगर मुझे ऐसे H2SO4 के 10 मोल्स क्रिएट करने होंगे तो मुझे वहाँ पे कितना ग्राम लगेगा? अब तुम खुद ही बता दो, जवाब तुम्हें पता ही है। अगर मैं बोलूँ कि x ग्राम लगेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x विल कम आउट टू बी 320 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पहला मोल्स के टर्म्स में था, इसीलिए मैंने मोल्स में बातचीत की। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि 10 ग्राम H2SO4 क्रिएट करना है, ठीक है। तो 10 ग्राम H2SO4 है, तो अगर H2SO4 ग्राम में बातचीत हो रही है तो ग्राम की बातचीत को देखो कैसे करेंगे। जो तुम्हारा एक H2SO4 लिया था मैंने, एक क्यों लिया था? क्योंकि ये एक इम्प्लाइज करता है मोल को। तो वैसे ही यहाँ पे ये 10 भी हमें क्योंकि मोल मांग रहा था इसलिए मैंने मोल लिया, बट इस बार तो ग्राम बोला है। 10 ग्राम H2SO4, तो H2SO4 का तुम्हें मॉलिक्यूलर मास तो पता ही होगा, 98 ग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 98 ग्राम H2SO4 की जगह 98 ग्राम H2SO4 के अंदर 32 ग्राम सल्फर पाया जाता है। मतलब अगर आप H2SO4 का 98 ग्राम लोगे, 98 मतलब ये, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, तो उसके अंदर सल्फर एक ही है, मतलब सल्फर कितना है? 32 ग्राम। तो ऐसा कितना सल्फर तुम्हें लेना चाहिए ताकि H2SO4 आपका सिर्फ 10 ग्राम क्रिएट हो? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लेती हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 320 डिवाइडेड बाई 98, यानी कि 160 डिवाइडेड बाय 49 एंड 160 डिवाइडेड बाय 49 विल बी इक्विवेलेंट टू 3.26 के आसपास कुछ आएगा, इतना ग्राम, ठीक है। तो ये इतना हमें लेना है। तो ध्यान दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब मोल्स बोला है तो मैंने स्टोक्योमेट्री लेके काम किया है। स्टोक्योमेट्री पे हम बाद में आएंगे 2 दिन बाद। और जब मास बोला है तो मैंने उसके मोलर मास को लेके कंसिडर किया है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक नोट बता देती हूँ, मैं कल एक्चुअल में बताना भूल गई हूँ, मेरे पता नहीं ध्यान से कैसे उतर गया। हम लोगों को ये बात पता है कि मोल्स होते हैं मास अपॉन में जो भी आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास लो या एटॉमिक मास लो। तो ऐसे केस में इमेजिन करो, अगर मैं बोलूँगी आई वॉन्ट 1 मोल, ठीक है, अगर मुझे n बराबर 1 चाहिए, तो अगर n बराबर 1 हो जाएगा तो ऐसे केस में आपका मास और आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगी कि मेरे पास 1 मोल वाटर है, तो 1 मोल वाटर है, तो इसका मतलब मेरे पास वाटर का वेट कितना रहा होगा? जितना उसका GMM है, तो ये रहा होगा 18 ग्राम। तो देखो मैंने वहीं पे ये काम किया है। एक इंसान को यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे GMM क्यों ले रहे हैं, हमें तो वजन लेना चाहिए ना। देखो एक के बारे में बात कर रहे हैं तो एक के केस में उसका GMM और उसका मास दोनों सेम होता है, तो हमने यहाँ पे फिर इसको 98 डाला, ठीक है, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में बातचीत हो रही है। वैसे ही अभी नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहा है आपको उसने, ठीक है। अब यहाँ पे तुमसे बोला गया है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये तो 10th के बेसिस पे भी बनाया जा सकता था। P एंड Q आर 2 एलिमेंट्स, ओके। यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है, बस इतना बताया गया है कि ये दोनों आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं P2Q3 एंड PQ2, ठीक है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोला गया इफ़ 0.15 मोल ऑफ P2Q3, ठीक है, एंड PQ2, एंड PQ2 के कितने मोल्स हैं? अच्छा ये वाला है, दोनों के उतने ही है। वे कितना 15.9 ग्राम एंड 9.3 ग्राम। तो एक्चुअल में तुम्हें यहाँ से कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ P एंड Q, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है।
क्यू एंड पी का एटॉमिक मास। तो देखो ये सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि पी का एटॉमिक मास क्या है, तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं बस वैसे ही कि लेट यहाँ से हम मान लेते हैं कि एटॉमिक मास जो हमारे पास पी है उसका आ जाएगा ए, और जो एटॉमिक मास तुम्हारे पास क्यू है वो निकल कर आ जाएगा बी। ठीक है, अब देखो क्या बोला है P2Q3। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे P2Q3 का मोलर मास कैलकुलेट करके दो, मतलब मोलर मास कैलकुलेट करके दो, तो तुम क्या मुझे P2Q3 का मोलर मास कैलकुलेट कर दोगे? कैसे? याद करो H2SO4 का कैसे करते हैं। अगर मैं H2SO4 पूछती तो H2SO4 का कैसे करते, 2+32+64 ऐसे करते ना। तो यहाँ पे क्योंकि P 2 है तो इक्वेशन बन जाएगी 2A + 3B बराबर। तो यहाँ पे अब लेकिन सवाल पढ़ो, P2Q3 आपके पास कितना मोल दिया गया है? 0.5 मोल दिया गया है, और P2Q3 का वजन आ रहा है 15.9। तो वही बेबी वाले सवालों में क्या हमने मतलब वाला फॉर्मूला पढ़ा है, सेकेंड फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ये होता है। तो अगर मुझे यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट करना है तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकती हूँ, मास अपॉन मोल्स, राइट। तो यहाँ पे आपको मास कितना दिया है 15.9 डिवाइडेड बाय उसके मोल्स यानी कि 0.15, ये ऐसा, और 2 टाइम्स ऑफ A + 3B। ये बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पहली इक्वेशन। अब ऑब्वियस है दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? आप PQO2 बोला है तो PQO2 यानी कि A + 2B = वहाँ पे भी सेम यही लॉजिक लगेगा, बट उसका मास आपको अलग दिया है। कितना दिया है? 9.3, बट मोल्स दोनों के सेम दिए हैं, मोल्स अलग भी दे सकता था। हाँ, तो ये 0.15 यहाँ पे ले लिया। यहाँ से बन गई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक सेकेंड इक्वेशन। आप तुम चाहो तो इसको एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, या फिर जो तुम्हारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और स्टेट बोर्ड में एक क्रैमर्स रूल भी होता है, दोनों सेम ही वैसे हो, तो कैसे भी करके निकाल लो ए और बी की वैल्यू। और अगर तुमने ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो ए और बी कुछ और नहीं, हमने इक्वेशन के स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया था कि तुम्हारा एटॉमिक मास ऑफ ए एंड एटॉमिक मास ऑफ पी एंड एटॉमिक मास ऑफ क्यू है। ठीक है, तो इसका मैं तुम्हें आंसर बता दे रही हूँ, तुम टैली कर लेना कि तुम्हारा मैच करता है कि नहीं करता है करके। तो यहाँ से एटॉमिक मास आता है पी का 26 और क्यू का आता है यहाँ से 18। ठीक है, तो ये वाला पार्ट निकाल के एक बार वेरीफाई कर लेना कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है करके। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, ठीक ठीक है, इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तुमसे बोला जा रहा है तुम्हें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। एक आपके पास सब्सटेंस एक्स है, इस एक्स सब्सटेंस का हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन का इतना पार्ट ही देखते बराबर मेरा दिमाग कैसे चलने लगा कि अच्छा मॉलिक्यूलर मास मतलब मुझे मास और मोल्स पता होने चाहिए, राइट। जैसे अभी ऊपर में ये देखो ये वाला पार्ट है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है, लेकिन उसने बोला है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो ये बात तो कंफर्म है कि वो चीज़ एक मॉलिक्यूल रही होगी, अदरवाइज वो एटॉमिक मास लिखता। अब उसने मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स, मतलब अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर में है पास 9 कार्बन एटम और वहाँ पे के पास हाइड्रोजन एटम एंड साथ में बोल रहा है 3.33 पावर माइनस और अदर कंपाउंड्स। अदर में मतलब कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं कैसे बताऊं। तो अब यहाँ पे मास फाइंड करना है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास फाइंड अगर मैं कहूँ कि उसका मैं एक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे वेरी इजी, उसके अंदर कार्बन की संख्या है 9, उसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या है 13, लेकिन वहाँ पे जो आपका वो अदर कंपाउंड्स है, अदर कंपाउंड्स की तुमको ये संख्या दी है कि कितने क्वांटिटी वाइज। ठीक है, वो तो दिया ही नहीं है कि अदर कंपाउंड जो है उसमें हो सकता है इम्प्योरिटी हो या जो भी हो। ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं दिया। तो चलो एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि अगर इस सवाल में अदर कंपाउंड का झंझट ही नहीं होता तो इस सवाल को तुम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर तो ये बहुत ही ईजी हो जाता इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना अगर अदर कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो। एक कार्बन 12 का होता है तो 9 कार्बन कितने के हो जाएंगे? 108।
ठीक है, एक हाइड्रोजन एक का होता है और 13 है तो ये आ गया 13। लेकिन यहाँ पे तो अदर कंपाउंड है, उस अदर कंपाउंड का मुझे पार्टिकल कितने हैं ये नहीं दिया, बट यहाँ पे कुछ और दिया है। क्या दिया हुआ है देखो, इस अदर कंपाउंड का वजन दिया हुआ है। ठीक है, उस अदर कंपाउंड का मुझे क्या दिया हुआ है, वेट, मास दिया हुआ है। तो अब वो भी मास किस में दिया हुआ है ये बात भी सोचो तुम, वो आपको दिया हुआ है किसमें, ग्राम में। अब पहले तो तुमको ये यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि उस अदर कंपाउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्योंकि हमें नहीं दी गई है, तो वो अदर कंपाउंड जो है अभी जितना भी है वहाँ पे वो जो उसका ये टोटल वेट दिया हुआ है, टोटल वेट। ठीक है, ये जो आपको दिया है ये उसका टोटल वेट है इन ग्राम्स। ऐसा नहीं है कि उस अदर कंपाउंड के एक पार्टिकल का ये वेट है, फिर तो नई टेंशन आ जाएगी ना कि अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर कितने आए। तो ये अज्यूम करना है कि उसमें अदर कंपाउंड के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहे होंगे उन सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्टिवली वेट एक्चुअल में इतना है। तो ऐसे में अब ये याद रखो, ये जो वेट दिया हुआ है ग्राम में है। ठीक है, लेकिन क्या ये वेट आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास में से कह सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि अगर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता तो ये पावर वहाँ नहीं होती। हमने ये बात कल सीखी है ना, जितना एएमयू में वजन होता है वही वजन एक्चुअल में क्या कहाँ पे होता है, जीएमएम या जीएएम में। ये पावर वाली झंझट कब आती है, जब हम लोग उसको एएमयू से किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में, 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेट आपको दिया है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर एक वेट आपका एएमयू में दिया है और उस वेट को तुम्हें कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो तुम कैसे करोगे, एएमयू वाले वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो तुम्हें निकल के आ जाएगा वेट ग्राम में। तो अभी इस सवाल में एएमयू वाला वेट तो दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको वो वेट इन ग्राम दिया हुआ है 2.33 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि वो जो कंपाउंड अदर कंपाउंड है उसका वेट एएमयू में कितना है। तो इसका जब तुम डिवीजन करोगे तो ये निकल के आएगा लगभग 14.04 एएमयू। ठीक है, अब हम क्योंकि ये मान कर चल रहे हैं कि उस समय पूरा का पूरा वेट ही यही था, मतलब पूरा कलेक्टिवली जितना भी वो अदर कंपाउंड होगा उसका टोटल वेट इतना आया है, तो मैंने इसको एएमयू में क्यों कन्वर्ट किया, ग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो डाटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये 108 एएमयू है, ये 13 एएमयू है, तो इसीलिए ये भी क्या होना चाहिए, एएमयू की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐड कर लो। ठीक है, अब जैसे एडिशन करोगे आ गया 135.04 एएमयू। ठीक है, देखो मैं हर सवाल एक अलग पैटर्न का ले रही हूँ, कोशिश यही कर रही हूँ, फिर बाद में कैसा जब पैटर्न रिपीट होगा तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा करके कि ये सवाल उनमें से जो अपन ने सीखा था किस पैटर्न का ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या सवाल का आएगा तुम्हारे हाथ में। एक मिनट थोड़ा ढूंढ लूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, आपके पास बोला है कि ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो मेरे हिसाब से अभी वीडियो को पॉज करना और खुद ही बना के देखना कि बनता है कि नहीं बनता है। What is the weight of 3.01 into 10⁻23 molecules of आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया NH3 को कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, इसका GMM होता है 17। ठीक है, ये होता है 17 ग्राम्स। तो अभी आपको पूछ रहा है वेट। वेट पता होने के लिए हमें मोल्स पता होने चाहिए, बट मोल्स तो हमें दिए नहीं है, हमें दिए हैं मॉलिक्यूल्स, तो नो इश्यूज। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहले मोल्स होता है वेट अपॉन में क्या आपका GMM, लेकिन मोल्स खुद क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिया है, अगर एटम देता तो मैं एटम लिखती, डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, इक्वल टू वेट अपॉन GMM। अब जो जो वैल्यूज दिए पुट कर दो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है आप लोगों को इस क्वेश्चन में 3.01 10⁻23, Na आपको दिया है 6.022। अब देखना है यहाँ पे थोड़ा सा अपना बेसिक अक्कल का प्रयोग करो। 6.022 लेकर तुम्हें क्या मिलेगा, उसको 6.02 ही ले लो, क्योंकि अगर तुम 6.02 लोगे तो तुम्हारा एक फ़ायदा हो जाएगा, वो ये होगा कि ये वाली चीज़ देखो ऐसे कट जाएगी। इतना थोड़ा सा ना हम लोग ऊपर नीचे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और वेट हमको दिया हुआ है क्या, नहीं, वो तो फाइंड करना है, और GMM आपको दिया है 17। तो ये तो देखो ना पूरा ही कट गया, यहाँ पे 1 बचा तो 17 वहाँ पे अगर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 17 ग्राम। तो टोटल आपके पास वेट कितना है, 17 ग्राम है करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी ये सारा जो बेसिक सवाल थे छोटे छोटे से,
इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अभी तक ऐसा कोई हाई फंटूश सवाल नहीं लिया है, लेकिन ये बस बात याद रखना कि चीज़ें थोड़ा पेशेंटली बनाना। अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वाला काम कर रहे हो तो सावधानी, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई तो फिर देखो उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो मैं नहीं सिखा सकती। मैंने पहले ही कहा था बेसिक पढ़ रहे हैं, बट बेसिक का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें आसान आसान सी चीज़ें सिखा रही हूँ वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो अब नेक्स्ट वाला एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे तुमसे बोला गया है कि जो H2SO4 नामक प्राणी है, इस H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 98 AMU। ठीक है, अगर ये 98 AMU है तो ये समझ जाना कि यहाँ पे ज़रूर एक ही H2SO4 होगा। अगर 98 ग्राम होता तो वहाँ पे कितने H2SO4 होते, वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर्स के H2SO4 होते। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कैलकुलेट कितना करना है। अगर वो ये बोल रहा है कि इफ़, ठीक है, अगर आपके पास हम 294 ग्राम का H2SO4 दे दें तो 294 ग्राम ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने होंगे। बहुत ही इजी सवाल। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट, दैट इज 294 डिवाइडेड बाय उसका GMM, तो GMM कितना है 98, देयर आंसर कम्स आउट टू बी 3 मोल्स करके। ठीक है, किस तरीके से निकाले हैं। अच्छा नेक्स्ट में आ जाओ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं हाउ मेनी, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, तो मैं ये बताना है। बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले देखो 16 ग्राम वर्ड पे फोकस करो। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का वजन हम लोग जानते हैं। अगर एक ऑक्सीजन का एटम होता तो उस एक ऑक्सीजन एटम का वजन होता 16 AMU। ये बात दिमाग में जा रही है। कल मैंने बहुत ही बच्चों के समान ये चीज़ बताई है, तो ये रट लेना अच्छे से दिमाग में। लेकिन यहाँ पे आपको वजन दिया है 16 ग्राम, तो अगर वजन 16 ग्राम दिया है इसका मतलब ये चीज़ तुम्हारी GAM है। अगर ये GAM है तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी रही होगी, वो रहे होंगे Na, है ना। एवोगैड्रो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी ना करके कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक मोल अगर पार्टिकल लो और उस एक मोल पार्टिकल का अगर वजन निकालो इन ग्राम्स, तो उसी को आप लोग क्या कहते हो, ग्राम एटॉमिक मास। तो अभी यहाँ पे यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसके पास Na एटम्स है, खत्म सवाल। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, सो देयर आर Na एटम्स करके। ठीक है, मैंने Na एटम्स क्यों लिखा, क्योंकि 16 ग्राम है। अगर ये सवाल में यहाँ पे 16 AMU होता तो इसका जवाब कितना होता 1 करके। ठीक है, अगर यहाँ पे 32 ग्राम है तो 16 ग्राम यानी कि Na एटम्स, तो 32 ग्राम यानी कि फिर 2 टाइम्स ऑफ Na। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये थे तुम्हारे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सवाल। होप्स हो कि इसमें अभी तक कोई तकलीफ नहीं आ रही हो। और सवाल बनाते हैं हम, मैक्सिमम सवाल बनाएंगे ताकि तुम्हारे कंसेप्ट उसमें क्लियर होते जाएं। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे तुमसे ये पूछा गया है, रुको थोड़ा अच्छा सा देखती हूँ मैं। एक मॉलिक्यूल आपको CO का दिया है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस चीज़ का तुम्हें मास निकालना है, बट ये मास निकालना है तुम्हें ग्राम में। ठीक है, तो अब इसका आंसर मतलब कैसे निकालोगे इसका वजन ग्राम में, थोड़ा बहुत आइडिया। तो देखो इसमें स्पेसिफिकली बोला है एक मॉलिक्यूल, यानी कि ये तुमसे GAM या GMM नहीं पूछ रहा है। अगर ये पूछ रहा होता, हर चीज़ के पीछे जहाँ ग्राम लिखा हो ना उसको GAM या GMM मत समझ लेना। एक अगर बोला है तो वो आपकी चीज़ AMU वाली ही है। तो CO का वजन AMU में कितना होता है 28 AMU। अब इस 28 AMU को तुम क्या ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 28 को जो आपका AMU 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा ये होगा करके खत्म। ठीक है, अगर वो ऐसा बोलता कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO का निकालो, तो फिर एक्चुअल में वो आपसे क्या, तो उसका आंसर क्या आता, फिर तो डायरेक्टली आ जाता 28 ग्राम। उसमें तो इतना सोचने की भी हमको नीड नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये देखो कैसे करना है इसको। आपके पास 6 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आपके पास है।
ठीक है। मतलब सॉरी, CO2 आपने रिमूव कर लिए हैं। एक कमरे में हमने कुछ CO2 गैस भरी होगी और CO2 गैस में से हमने इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हटा दिए। पता नहीं कैसे उन्होंने काउंटिंग की है, काउंटिंग ऑब्वियसली की होगी बट मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में नहीं की होगी। लेकिन उस कमरे में एक्चुअल में CO2 का वजन था कितना, 220 मिलीग्राम। तो आपको बताना है कि अब आपके कमरे में कितने मोल CO2 के बाकी रह गए। व्हाट आर द रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2। सवाल अच्छा है ये, ठीक है। तो देखो इसको अब हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास कमरे में कितने मोल्स थे, पहले तो ये कैलकुलेट कर लो। मोल्स एक एडिटिव क्वांटिटी होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मोल्स रिमेनिंग इन द रूम, ठीक है, प्लस मोल्स रिमूव्ड फ्रॉम द रूम इज इक्वल टू आपके इनिशियली कितने मोल्स उस कमरे में थे। तो अभी आपको यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम, यानी कि इतना आपके पास स्टार्टिंग में मोल्स से 220 मिलीग्राम और CO2। तो इस चीज़ को अगर मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से मोल्स इनिशियली वी हैव कितना निकल के आएगा। बट अगेन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने के लिए है, जो हम वेट यूज़ करते हैं ना, वो वेट हम लोग यूज़ करते हैं ग्राम में और आपको दिया है ये मिलीग्राम में। इसे कन्वर्ट करो ग्राम में तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे आ गया यहाँ पे 44। तो इसका कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 5 × 10⁻³ मोल्स। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है आपका 10 और नीचे क्रिएट हो रहा है 2। इतने मोल्स मेरे पास थे। अब कितने मोल्स रिमेनिंग है ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये मेरे पास पता होना चाहिए। तो क्या हम लोगों को मोल्स रिमूव पता है क्या? बिल्कुल पता है। हम लोगों ने इतने मॉलिक्यूल CO2 के रिमूव किए हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला मोल्स इक्वल क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स के नाम पर क्या यूज़ किया गया है, मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब लेकिन ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे रिमूव्ड, जिस चीज़ के मोल्स निकाल रहे हो ना उसी चीज़ के यहाँ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमूव कितना है, 6 × 10⁻22 और Na कितना होता है तुम्हारा 6.022। तो फिलहाल इसको मैं राउंड ऑफ करके इसे 6 ही मान रही हूँ कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि 0.022 इतना छोटा नंबर है कि उसका कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर कैलकुलेशन में से राउंड ऑफ कर लोगे। जहाँ राउंड ऑफ करने से तुम्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है ना, सिर्फ वहीं राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर में आपका, अच्छा ये 22 लिख दिया है क्या मैंने, सॉरी ये 20 है ना, कैलकुलेशन एरर हो रही थी मुझसे। 10⁻³ मोल्स करके, ठीक है। तो यहाँ आ गया 10⁻³ मोल्स। इतने हमने रिमूव किए, दैट इज वी रिमूव्ड दिस मच मोल्स। तो कितने मोल्स हमारे पास रिमेनिंग हुए होंगे, 5 × 10⁻³ माइनस 10⁻³। इसमें से 10⁻³ कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1। सो वी रिमेनिंग मोल्स आर 4 × 10⁻³ करके, ठीक है। तो कितने मोल्स आपके पास रिमेनिंग है, कितने वगैरह वगैरह, तो ये निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशंस लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपके पास, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, ठीक है, ग्राम एटम्स ऑफ 2 × 10⁻23 एटम्स। और उसके बाद अच्छा ये ऑफ नहीं है, यहाँ पे फॉर आएगा, ग्रामर, ठीक है। और इफ़ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ 24, ठीक है। एलिमेंट कौन है क्या नहीं, बस इसका एटॉमिक मास मुझे पता है। और उसके बाद तुम्हें ये भी पता लगाना है, देन कैलकुलेट, दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, मास ऑफ सैंपल। तो देखो मास कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मेरे पास मोल्स होने चाहिए। अब मोल्स तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। और एक मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम्स एटम। अब ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने हमारी क्लास की एंडिंग जिस आखिरी शब्द पे की थी वो क्या था, एक नोट। मैंने उसमें तुम्हें बोला था कि कल को अगर तुम्हें ऐसा वर्ड आ जाए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ वो, तो एक्चुअल में वो कुछ और नहीं बल्कि वो आपका मोल्स ही है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ से मोल्स कैलकुलेट करना है और आपको नंबर ऑफ एटम्स इतने दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा
तो ऐसे में अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों के क्या होंगे, एटम्स, ठीक है, डिवाइड बाय कितना होगा Na। और तो जब तुम नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं, 2 × 10⁻23। अब बताओ मुझे 6.022 लेना चाहिए कि आपका सिर्फ 6 ले लेना चाहिए करके, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ 6 ही ले रही हूँ। तो 6 × 10⁻23 ये कट गया, तो ये 1/3 होगा। और 1/3 कितना होता है, 0.33333, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आ गया 0.33 नंबर ऑफ मोल्स। तुम्हें मास कैलकुलेट करना है, तो मास के लिए अब क्या करेंगे, मास मोल्स होता है मास अपॉन में उसका GAM या GMM, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 24। तो ये 24 को यहाँ पे इस मोल से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 0.33 से। तो यहाँ से तुम्हारे पास मास निकल कर आ जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही हूँ, वो तुम कर लोगे। 0.33 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आंसर जो निकलेगा वो किस में आएगा, ग्राम में। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ थी जहाँ पे एक इंसान घबरा जाएगा, वो है ये, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन और क्रिएट हो सकती है किसी को, वो ये बोलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स आपने यहाँ किस लिए लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लिया। पहली बात तो इस सवाल में एक वर्ड बोला गया है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हम जानते हैं कि वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इन नेचर, बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूँगी ऑक्सीजन का एलिमेंट, तो यानी कि वो O के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये एटम ही तो हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे भी गिवन में मुझे एटम्स था, इसीलिए मैंने वो यूज़ किया है। तो ये हो गए तुम्हारे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे मेरे हिसाब से तुम अभी क्वेश्चंस वगैरह बना लोगे। हम लोग और न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे, ठीक है, कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल्स अभी और इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम इसका आगे अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देती हूँ, इस चीज़ को तुम सॉल्व करके रखना, ठीक है। फिर इसका हम लोग सेकंड पार्ट की एंडिंग में इसका डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही आसान सवाल है। तुम्हें वेट ऑफ मीथेन मैंने दिया हुआ है, कितना आपको वहाँ से निकालना, मतलब वो दिया हुआ है 32 ग्राम्स, ठीक है। और तुम्हें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है वो मैं बता देती हूँ। पहला आपको यहाँ से फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, मैं एन सिंबल से डिनोट करती हूँ। सेकेंड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पार्ट में यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ एटम्स में और सब पार्ट में तुम्हें, अच्छा और सब पार्ट रहने दो, चौथा ले लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। और फिफ्थ में फाइंड करना है नंबर ऑफ H2 यूनिट्स, H2 यूनिट्स यहाँ पे कितनी है। और सिक्स पार्ट में फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने होंगे, ठीक है। और उसके बाद सेवेंथ पार्ट में, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे सेवेंथ पार्ट में देखो तुम्हें फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें फाइंड करवा लेते हैं तुमसे, प्रोटॉन्स के साथ साथ ये भी फाइंड कर लेना कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब इसी में एक इन्फॉर्मेशन मैं और गिवन में दे देती हूँ कि जैसे अभी मैंने एक इलस्ट्रेशन तुम्हें करवाया ना कि CO2 गैस अपन ने इतनी मॉलिक्यूल्स निकाल दी, तो वैसे ही मैं ये कह रही हूँ कि 16 ग्राम की जो मीथेन है वो मैं क्या कर दे रही हूँ, रिमूव कर दे रही हूँ। तो तुम्हें ये बताना है कि इसके सब पार्ट्स में कि हमने कितने मोल्स रिमूव किए, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स वी रिमूव, ये बताना है। और 10th पार्ट में ये बताना है तुम्हें कि आपके पास कितने मोल्स बचे, यानी कि रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर 11th पार्ट में ये बताना है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास रिमेनिंग है करके, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट तक, ये वाला जब वीडियो देखोगे तो सेकंड पार्ट का वीडियो देखने से पहले इसको सॉल्व कर लेना। इसके आंसर्स मैं उस वक्त डिस्कस कर लूँगी, और जो भी तुम्हें इसमें नहीं बना होगा वो मुझे पहले ही डाउट में बता देना, ताकि उस वक्त हम लोग इसका डिस्कशन भी उसमें कर सकें करके, ठीक है।